सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के सीनियर इकोनॉमिस्ट राजीव कुमार और बीजेपी नेता सुधांशु मित्तल। सभी का वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल गोपालस्वामी आपके लिए है और वो ये कि एक तरह से जो अंग्रेजी का फ्रेज है कि ये हमारा वर्स्ट केप्ट सीक्रेट है, इस पर हम कितनी हिपोक्रेसी करते हैं। हमारा पूरा पॉलिटिकल क्लास, हमारा पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर इसको जानता तो है, लिप सर्विस भी देता है, इसको एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं करता। वो है चुनाव में इतना बड़ा छुपा हुआ काले पैसे का खर्च। क्या कहेंगे आप गोपाल स्वामी साहब? बात तो सच है, मगर बात इस नज़र से इसको देखना पड़ेगा कि क्यों इतना खर्च कर रहे हैं। खर्च इसलिए कर रहे हैं कि इससे दोगुना त्रिगुना, मान लीजिए जो भी हो, 10 टाइम्स भी उसका फायदा होता है, उसका कमानी होती है, तो इसलिए खर्च कर रहे हैं। नहीं कि ये खर्च करने के बाद जो उनको पैसा वापस मिलने की कोई आशा नहीं हो, कोई खर्च नहीं करेगा, कोई मूर्ख नहीं है। तो इसलिए इसका सीधा संबंध जो है गवर्नेंस ऊपर आधार है। गवर्नेंस में जितनी गड़बड़ियाँ होती हैं वो उसको नज़र समक्ष रखते हुए लोग ऐसा मानते हैं कि चुनाव एक बार जीत गया तो फिर मंत्री बन गए या कोई अच्छी खासी जगह मिल गई, तो उसमें जितना पैसा डाला था उसको इकट्ठा कर सकता है, तो उससे भी ज़्यादा इकट्ठा कर सकता है। इसीलिए इसके पीछे लोग दौड़ते हैं, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी बिल्कुल, आपने एक अच्छा प्रोवोकेटिव पॉइंट रखा है। यहाँ हम बात करेंगे राजीव कुमार जी आपसे, क्योंकि जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो है कॉरपोरेट दुनिया और इधर है पॉलिटिक्स। आप उसके इंटरसेक्शन पे अलग अलग भूमिकाओं में काफ़ी कुछ एक ऑब्जर्वर की तरह से वॉच करते रहे हैं। क्या ये जो गोपाल स्वामी साहब कह रहे हैं कि बिजनेस मॉडल ये है कि चूंकि हम सरकार में आएंगे तो बहुत कमाएंगे, इसलिए इस पर इतना खर्च कर दो, और चूंकि सरकार में आएंगे हमारा कुछ काम कर देंगे, इसलिए बड़ी थैली वाले इनको पैसे भी दे देते हैं। इस कुचक्र को तोड़ने की बात तो बहुत की है हमने, प्रयास नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे आप? संजय, मैं बाइज्जत गोपाल स्वामी साहब से थोड़ा सा इससे वाकिफ नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग पार्टी वाले लोग, मान लीजिए अगर चेक से पैसा लें और कैश में पैसा ना लें और ट्रांसपेरेंटली पैसा लें, तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म की जो बात है कि जिसके ज़रिए कहा जाता है कि 4, 5, 10 गुना जो है लोग कमाई करते हैं, वो उसका चक्र अपने आप ही ख़त्म हो सकता है, क्योंकि वो जो कुड प्रोको है वो फिर वहाँ पे सामने नज़र आ जाएगी और वो मेरे ख्याल में एक तरह से एक इलीगल चीज़ हो जाएगी। तो इसका एक बहुत, और मेरा जहाँ तक मुझे पता है कि बीजेपी ने अपने एक राष्ट्रीय अधिवेशन में या कार्यकारिणी बैठक में एक बार ये प्रस्ताव भी पास किया था कि वो पैसा जो है वो सिर्फ वो लोग जो है वो चेक से लेंगे। तो अमेरिका में जैसा है कि आपने कहा इतना पैसा दिया जाता है, और ये बात नहीं है कि अमेरिका में बिजनेस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, मगर व्यक्ति विशेष और कॉरपोरेशन विशेष स्पेसिफिक छिपे ढंग से क्रोनी कैपिटलिज्म अमेरिका में उस तरह से इतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि हमारे देश में है। दूसरी चीज़ बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जो एक जर्मनी का जो एक किस्सा है, जो तरीका है, उसके बारे में कई बार बात हुई है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए। उस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस में अभी हिनोज दिल्ली दूरस्थ, क्योंकि उसके लिए जो गवर्नेंस कैपेबिलिटी हमारे देश में चाहिए वो शायद मुझे नहीं लगता कि अभी वो हासिल है, और अभी हम लोग कर सकते हैं। मगर पहला कदम जो हम लोग उठा सकते हैं बस वो ये है कि इस बात के लिए हर पार्टी को बाध्य करें सिविल सोसाइटी के जरिए कि पैसा आप जितना चाहें लीजिए, मगर कृपया चेक के द्वारा लीजिए। जी आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इन विषयों पर तो राय लूंगा, लेकिन यहाँ दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पिछले दिनों में कुछ कैलकुलेशन जरूर किए होंगे। एक तो जगदीप साहब हैं जिन्होंने बाकायदा इस पर काफी स्टडी की है, और सुधांशु जी, चूंकि आपको आज हम साफ कर दें दर्शकों को कि हमने बीजेपी के एक नेता को नहीं बुलाया है, हमने एक पॉलिटिशियन को बुलाया है जो कि इस चीज में लगातार इन्वॉल्व रहे हैं कि चुनाव कैंपेन कैसे होता है, पार्टियां कैसे चलती हैं। तो ये किसी पार्टी के खिलाफ या पक्ष में व्यू लेने के लिए नहीं है, सच्चाई को समझने के लिए है। सुधांशु जी, पहला सवाल आपसे मेरा यह है कि एक जो कैलकुलेशन पर डिबेट होती है, हम जो कैलकुलेशन को कंजर्वेटिव ढंग से मान के चलते हैं वो ये है कि एक लोकसभा चुनाव का मतलब है कम से कम 30-40 हजार करोड़ रुपए का खर्च जो है पॉलिटिशियंस और कैंडिडेट्स करते हैं, जो पैसा कहीं ना कहीं से आता है। सरकार के चुनाव कराने का खर्च उससे अलग है, वो हम नहीं जोड़ रहे हैं। ये जो हमारा कैलकुलेशन है कि एक कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 सीरियस कैंडिडेट होते हैं और बाकी जो खर्च होते हैं उनको मिला करके देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए औसत, अगर हम कंस्टिट्यूएंसी का खर्च जोड़ें, कहीं ज्यादा कहीं कम, इसीलिए हम औसत कह रहे हैं। तो हमारा ये बैक ऑफ द इनवेलप
कैलकुलेशन मोटा मोटा सही है कि नहीं? संजय जी, एक चीज सिर्फ कहना चाहता हूं कि एक बहुत गंभीर विषय को हम लोग बहुत कॉस्मेटिकली देख रहे हैं। हमारी चुनाव की व्यवस्था जो है उसकी सफाई होनी चाहिए। पैसा काला धन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमें कोई नई व्यवस्था का इजाद करनी चाहिए ताकि इस सारी समस्या का समाधान निकल सके। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी गोपाला स्वामी जी जो बात कर रहे थे, बहुत ही दुख हुआ। मतलब मैं इनको बहुत गंभीर व्यक्ति समझता हूं, और गंभीरता की जगह ऐसी कैसी बात करते हैं, मैं तो हैरान हो गया। अब आप सुनिए ये क्या कहते हैं कि ये बिजनेस मॉडल है। आप जानते हैं 800 एमपी चुने जाने, मतलब देश के अंदर 5000 लोग चुने जाते हैं। 800 एमपी होते हैं, 4300 4200 करीब एमएलए होते हैं। सत्ता में कितने लोग आते हैं? हमारा कानून है कि जो आपकी राजनीतिक संगठन है उसके 15% से ज्यादा जो है लोकसभा में आप मंत्री नहीं बना सकते। जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की उसमें ज्यादा। कितने जने हो गए सारा अगर आप देखें तो कितने जने होते हैं? सत्ता पक्ष जो है 100 120 जनों का हो जाएगा। 120 जने या 800 एमपी होते हैं। कभी सोचे क्या होता है? आप लोगों का अंदाजा नहीं है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके एमपीओ की हालत क्या होती है, वेस्ट बंगाल की क्या होती थी, आसाम के एमपीओ की क्या हालत होती है, उड़ीसा के एमपीओ की क्या हालत होती है। उनके यहाँ, और ये जो हमारे यहाँ बस सेवा चलती है ना, डीटीसी की, वो डीटीसी की बस सेवा में आते हैं। अगर जो ये कह रहे हैं बिजनेस मॉडल होता ना, तो फिर तो क्या बात थी। ऐसा नहीं होता है। एक समस्या बहुत गंभीर स्ट्रॉन्ग आपने कि चुनाव की फंडिंग कैसे होगी रखा है। जी सुधांशु जी, इसका स्ट्रांग प्रतिवाद रखा है। इस पर हम जाहिर है कि गोपाल स्वामी साहब भी अपनी राय रखेंगे, लेकिन आपसे जो मैंने मेन सवाल पूछा था कि मेरा जो मोटा मोटा कैलकुलेशन है खर्चे का, ये रियलिस्टिक है ना? संजय जी, 60 करोड़ 50 करोड़ कहने बहुत आसान होते हैं, क्योंकि अब 2G का जमाना आ गया है, अब कोल स्कैम का आ गया है, तो हजारों करोड़ की बात हो जाती है। एक एक प्रत्याशी को, अच्छे दिल्ली शहर के प्रत्याशी को 4-4 3-3 करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा करने पड़े, नानी याद आती है। कहना बहुत आसान है। देखिए कुछ राज्यों में 70 लाख से ज्यादा तो हर हाल में होते हैं, होता तो है। तमिलनाडु हो गया, सुनिए। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते होंगे। तो है। अब मेरी पूरी बात मैंने कई एमपी से पूछा है, और उनमें से एक कह रहे थे कि वो 80 लाख रुपए उनके पास थे, तो उनके लोग उन पर हंसने लगे, कहने लगे भाई आप एमपी का इलेक्शन कैसे लड़ने आए हो, तो आपके जो है पहले हफ्ते में खर्च हो जाएगा। तो इस बात को नकारना तो नहीं चाहिए ना, जो संजय कह रहे हैं। खर्चा तो होता ही है इतना, और खूब लुटता है पैसा। मैं बिल्कुल नहीं। चलिए हम सुधांशु जी इस पर आप अपना खुलासा और रखिएगा। राजीव जी ने भी एक कमेंट रखा। जगदीप जी आपसे बात करें, आपने सारी चर्चा अभी तक सुनी, उस पर आपका एक व्यू होगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने रखा कि जो 70 लाख की सीमा और पार्टियों का खर्चा मिला करके जो बनता है कि घोषित रूप से, डिक्लेयर्ड रूप से जो आंकड़ा है, उसके सामने हम चैलेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का चुनाव होता है एक लोकसभा का। आप क्या कहेंगे जगदीप जी? मेरे ख्याल में आपका जो आंकड़ा है ये मेरे ख्याल में काफ़ी सही है। इसके लिए मैं आपको एक असली डेटा बता देता हूँ। 2009 में हमने 6,753 कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों के खर्चे के एफिडेविट्स को एनालाइज किया था। उस वक़्त लिमिट 40 लाख थी। तो उस वक़्त 6,753 में से 4 लोगों ने कहा था कि उन्होंने लिमिट का 90% खर्च किया है, और 30 लोगों ने कहा था उन्होंने लिमिट का 75-80% खर्च किया है। 6,753 में से 34 निकाल दीजिए, 6,719 लोगों ने ये कहा था कि उन्होंने लिमिट का 45 से 50% तक खर्च किया है। तो जो शपथ लेके एफिडेविट देते हैं उसमें तो कहते हैं कि हमने 20-25 लाख खर्च किया। वैसे एक आम सभा में एक एमपी कहते हैं मैंने 8 करोड़ खर्च किया, एक दूसरे एमपी राज्यसभा के कहते हैं मैंने 80 करोड़ खर्च किया। अब ये कहना कि ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है और ये बिजनेस मॉडल है, ये सुन के मुझे बड़ा दुख हुआ। मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन ये दुख की बात है, ये बिजनेस मॉडल है। और ये जो आप 30-40 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं ये सही है। एक और पुराने मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहा था कि सिर्फ यूपी असेंबली के इलेक्शन में 10,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था।
तो अब कहा कुछ भी जाए, एन मास पूरा राजनीतिक वर्ग जो है इस मामले पे झूठ बोलता है, और क्योंकि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई उनको कुछ कहने वाला नहीं है। और खर्चे का हिसाब देने की तो ये हालत है कि आप 50% खर्च करते हैं, फिर कहते हैं कि लिमिट बढ़ाओ। तो भाई लिमिट को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? जी जगदीप जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ एक खुलासा दर्शकों को करना बहुत जरूरी है। हमने कई नेताओं से संपर्क किया कि इस शो पर वो आए और हमसे बात करें। उनमें से हिम्मत के साथ सिर्फ सुधांशु जी ने हाँ बोला। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि कम से कम एक खुली चर्चा में शामिल होने के लिए वो एक विश्वास के साथ आए तो सही। हम उनका कमेंट लेंगे आगे चल के, लेकिन गोपाल स्वामी साहब, आपने सुना सुधांशु जी का कहना है कि जो डेफिनेशन आपने रखा है इलेक्शन का वो दरअसल गलत है, वो उसको बिल्कुल कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जाहिर है कि आप इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहेंगे। देखिए साहब, ये खर्च जो करते हैं, अभी चोकर साहब ने कहा था कि खर्च बताते कम है मगर खर्चते ज़्यादा। मैं एक दाखला आपको दूंगा। एक राज्य का चुनाव था 2008 में। उस राज्य में मुझे एक बहुत इज्जतदार व्यक्ति ने मुझे कहा कि हमारी पार्टी ने हर एक कैंडिडेट के पास 80 लाख रुपए मांगे थे सिर्फ उम्मीदवारी उनकी स्वीकार करने के लिए। ये खर्च तो चुनावी खर्च में आता नहीं है। जब वो भरते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, इतना चुनावी खर्च हुआ, उसमें उम्मीदवारी के लिए पार्टी को कितना दिया वो तो लिखते नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि भाई 80 लाख रुपया कैसे ये वो कर पाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, साहब ये तो बहुत आसान है। मैंने कहा आसान? 80 लाख रुपया और आसान कहते हैं? तो मुझे कहने लगे, साहब देखिए वहाँ इतने सारे लोग हैं जो इसको फिनांस करेंगे। मैंने कहा फिनांस करने के बाद वो कैसे अपना पैसा वापस लेंगे? तो वो कह रहे थे वो भी आसान है। तो सब आसान की बात, आसानी से बात हो सकती है। क्या आसान है? उन्होंने कहा ये एमएलए जो हैं, एमएलए चुने जाएंगे, उसके बाद अपनी जो लेटर पैड जो है उसमें ब्लैंक लेटर्स में सही करके दे देंगे, और उसके जरिए जिसने फाइनेंस किया हो वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये बिजनेस मॉडल नहीं होता? क्या उसको बताते हैं आप? ठीक है, बिल्कुल इस पर चर्चा जारी रहेगी। एक तो ये कि जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा गर्म बहस इसमें हो रही है। अभी छोटे से ब्रेक के बाद हम चलेंगे सुधांशु जी का रिबटल लेने के लिए। छोटा सा ब्रेक जाए, जो कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमानों का, बल्कि कहें कि विशेषज्ञों का पैनल है। एन गोपाल स्वामी साहब, सुधांशु मित्तल साहब, राजीव कुमार जी और जगदीप छोकर जी। सुधांशु जी, इसके पहले कि मैं सॉल्यूशंस की तरफ आप लोगों की राय लूं, आपने चर्चा सुनी है, जाहिर है कि आप उसका पहले जवाब देना चाहते होंगे। संक्षेप में आप पहले अपना कमेंट दे दें, फिर मैं आऊंगा अपने दूसरे सवाल पे। गोपाला स्वामी जी जो हैं इस डिबेट को बहुत ट्रिविलाइज कर रहे हैं। गोपाला स्वामी जी, एक जना जीतता है, बाकी तो हारते हैं। अगर लेटर पैड दे दे के वो अपनी रिकवरी कर सकते हैं खर्चे की, तो बाकी कैसे अपनी रिकवरी करेंगे? गंभीरता से बात करिए जरा सा। अब दूसरे आ जाइए कि इसमें मुख्य प्रॉब्लम क्या है। कई बार जो हम सोल्यूशन सोचते हैं वही हमारी प्रॉब्लम बन गई है। पहले लीजिए, चुनाव के एक पारंपरिक तरीका था लोगों तक पहुंचने का। आप पोस्टर लगाते थे, आप पैम्फलेट बांटते थे, आप होर्डिंग लगाते थे, आप बैनर लगाते थे, ढोल बजाते थे, लोगों के घर तक जाते थे। सब बैन कर दिया गया। बैन कर दिया गया तो अब क्या हो गया? अब आप पेड न्यूज पर डिपेंडेंट हो जाइए। आप जो है टीवी वाले जो हैं वो दिखाएंगे, उसका जो पैसा देंगे उस पर डिपेंडेंट हो जाइए, या फिर आप दारू पर डिपेंडेंट हो जाइए, या फिर आप पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंडेंट हो जाइए। तो समस्या का समाधान जो है वो ज्यादा बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन मैं दूसरे बात पे आना चाहता हूं। आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया कि आफ्टर ऑल ये जो पैसे का है इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, एक बड़ा अच्छा सजेशन आया था। हिंदुस्तान के अंदर अभी 82 करोड़ लोग जो हैं वो एलिजिबल वोटर हैं, वो वोट करेंगे। उसमें से समझिए कोई 60 करोड़ वोट करेंगे। जिस राजनीतिक संगठन को जितनी वोट मिले उसके हिसाब से 100 रुपए पर वोट के हिसाब से उस संगठन को आप जो है सरकार की तरफ से पैसा दीजिए। देखिए, आपको एक और राज की बात बता दूं जो आप लोग समझते नहीं होंगे। एक बड़ी अच्छी कहावत है, इंडियन पॉलिटिशियंस आर रिच, इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर पुअर। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी पुअर। आप लोगों का कहना आसान होता है, जाके राजनीतिक संगठनों को देखिए कि पैसा है या नहीं है, तब आपको अंदाजा होगा। यहां तो राज्यसभा की सीट बेचनी पड़ती है लोगों को ताकि संगठन में पैसा आ जाए। आप गंभीरता से इस विषय को लीजिए क्योंकि बहुत गंभीर हो जाए।
हाँ, नहीं, बिल्कुल। ये आप गोपाल स्वामी ये जो जी, पैसा गोपाल स्वामी आएगा जी स्टेट कुछ कहना फंडिंग चाहते का, हैं। इससे जब होगा, एक मिनट सुधांशु जी, गोपाल स्वामी जी। मुझे हाँ, सुधांशु मित्तल साहब ने कहा कि पोस्टर बैनर सब आपने बंद कर दिया। मेहरबानी करके साहब आपसे मैं कहना चाहता हूं, हमने नहीं बंद करवाया, आपने कायदे बनाए। देखिए, हमारा कायदा बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने ये कहा लोकल बॉडी ने जो कायदा बनाया है उसको अमल करो। यानी कि आप चुनाव के बाहर के समय पर, दूसरे समय पर आप क्या करते हैं, जो भी जहां भी आप चाहो पोस्टर बैनर लगाते हैं, मगर आपका कायदा क्या कहता है? कायदा कहता है पोस्टर बैनर बंद। तो हम इतना ही कहते हैं साहब, आपने कायदा बनाया हो तो उस कायदा का अमल करें, वो यही हम चाहते हैं। तो कायदा सुधार दीजिएगा। मैं आपको एक उदाहरण भी दूंगा। त्रिपुरा में एक बड़ा ड्रम अच्छा का कायदा किसी किया ने हुआ। कायदा नहीं बनाया। उन्होंने कहा, किसी ने ड्रम का कायदा नहीं बनाया है कि भाई जब हमारे यहाँ नॉर्मल टाइम पे जो है पोस्टर बैनर यहाँ लगा सकते हो, दूसरे जगह पे नहीं। मगर उन्होंने कायदे में ये भी उसमें प्रावधान रखा कि जब चुनाव आते हैं तब इनमें से कुछ जगह चुन के वहां आप पोस्टर बैनर लगा सकते हो। तो ऐसे कायदा आपने क्यों नहीं किया? आप कायदा, लोकल बॉडीज कायदा करती हैं या ना स्टेट गवर्नमेंट कायदा करती हैं। हम इतना ही कहते हैं कि भाई ये तो ही वो डिटेलिंग की बात, थोड़ा फोकस करते हैं कि फंडामेंटली अभी जो पॉलिटिकल माहौल है, अब तो चुनाव हो जाएंगे। सर, आप सब चीज में एडवाइस दे सकते हैं, जरूरत है, आप सब चीज में एडवाइस दे सकते हैं, कि आप अपना इसमें स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस नहीं दे सकते। सब लोग लिप सर्विस दे रहे हैं, एक बड़ी भारी हिपोक्रेसी को हम देख रहे हैं। एफिडेविट निकाल के देखते हैं तो लगता है कि ये कैंडिडेट जो हैं, ये तो करोड़पतियों का एक बड़ा क्लब है। ऐसे में पॉलिटिकल क्लास को फोर्स कैसे किया जाए कि दरअसल चुनाव सुधार की तरफ यह देश कुछ बड़े कदम उठाए? साहब, पहले मैं ये कहना चाहता हूं, चुनाव सुधार आप जरूर करेंगे, मगर उससे जब वो करेंगे उसके साथ साथ आप गवर्नेंस की सुधार कीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी लाइएगा, ताकि ऐसा ना हो कि पीठ पीछे और कितने इतने सारे व्यवहार चले जाएं जिसमें पैसा लिया जाता है, दिया जाता है। ये पहले बंद करवाइएगा। पार्टीज को जो पैसा आता है तो उसका कोई हिसाब किताब ठीक तरह से रखते नहीं है। जब चुनाव आयोग ने कहा कि भाई आप इस हिसाब किताब को सीएजी के पास ऑडिट करवाइए, तो किसी ने माना नहीं उसको। पॉलिटिकल पार्टीज ऑडिट के लिए क्यों नहीं मानते? वैसे तो दूसरी बात में मैं कहना चाहता हूं, दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, इस देश में नंबर 2 पैसा जो है बहुत मान्य रखता है, बहुत इस्तेमाल होता है। आप देखिए तमिलनाडु में पिछले 4-5 दिन में इतने सारे पैसे पकड़े गए थे, सब बगैर हिसाब के। थोड़ा सा वक्त की कमी है सर, माफ करिएगा। यहाँ पर मैं डिबेट को रैप अप करना चाहूंगा। सुधांशु जी, बहुत छोटे में आपसे जवाब चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑडिट से और आरटीआई के दायरे में आने से क्यों घबरा रही हैं? आरटीआई का दायरा इसलिए घबराती है कि मेरी स्ट्रैटेजी अगर आप आरटीआई में मांगेंगे तो मैं कैसे दे दूंगा, और जहां तक मेरे खर्चे का हिसाब है वो तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और इनकम टैक्स में भी जाता है। तो उससे आरटीआई थोड़ी इफेक्टेड है। आरटीआई है जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखाएंगे हम लोग, वो है। चलिए ठीक है, आपका जवाब मिल गया। जगदीप सर, जगदीप जी, आपके क्या सुझाव होंगे कि हम लोग पॉलिटिकल क्लास को किस प्रकार से फोर्स कर सकें कि इस चुनाव सुधार की जो बातें बरसों से हो रही हैं उसमें कुछ ठोस कदम उठाए जा सकें? जगदीप जी, एक मिनट। देखिए, पॉलिटिकल क्लास को का माइंडसेट बदलना पड़ेगा। वो माइंडसेट 2-3 तरीकों से बदला जाएगा। एक तो जनता के दबाव से बदला जाएगा, दूसरे कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के दबाव से बदला जाएगा, और उसमें आप हम लोगों को, जनता को, नागरिकों को और जुडिशल सिस्टम को लगना पड़ेगा सालों साल तक। ये कोई 1-2-3 साल में बात होने वाली नहीं है। हम लोग 13 साल से इसमें लगे हुए हैं। अब जाके एक लिली थॉमस की जजमेंट आई है कि जो आदमी कन्विक्टेड होगा वो पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकेगा। जो काम सुप्रीम कोर्ट आपके सुझाव क्या होंगे? करता है, समाधान सोचिए, समाधान ये नकारने लगती है। नहीं, राजीव सर, आपसे मेरा सवाल यह है कि जगदीप जी जो सवाल कर रहे हैं, नकारात्मक चीजें, समाधान सोचिए, समाधान क्या है? नहीं, इसका दायित्व जो है वो भैया संजय समाधान निकलने वाला नहीं है।
नहीं इलेक्शन संजय, कमीशन को भी इसका दायित्व इलेक्शन राजनीतिक कमीशन दल के ऊपर और सबसे पहले You have an होता है। auditor's approach. एक मिनट, You do not have an मैं कह approach सकता to हूं। cleanse the system. अभी यार संजय, ये तक चिल्लाने से अगर मेरे समाधान जहां होगा तक तो विचार चिल्लाने दो है, जो चिल्ला रहे हैं उनको। नहीं संजय, देखिए बात यह है कि इसका जो दायित्व है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर इसलिए है कि वो उनको इस तरह से है कि अगर वो चाहें तो 20, 30, 40 लोगों के ऊपर फोकस करके उनका असली लेखा जोखा लें अगर, और 2-3 लोगों को तो बर्खास्त करें। आज तक कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा, रेखा के ज्यादा खर्चा किया, इसके ऊपर उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशन ये संभव है गोपाल स्वामी साहब की कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मौजूदा चुनाव आयोग सिर्फ सलाह देने तक या डांटने तक नहीं बल्कि कुछ लोगों को दंडित करने तक कार्रवाइयां करे? बिल्कुल अगर मैं दंडित मानता नहीं हूं होंगे ये तो कभी भी दंड करना सेंट्रल चाहिए, नहीं बनेगा। तो क्यों दंड करना चाहिए, सुधांशु जी, सही बात है। सुधांशु जी, आप कुछ मगर कहना चाह रहे थे, मैं बिल्कुल, देखिए एक वाक्य में अपनी ये बात केस रखिएगा, जो मेरे पास कमीशन ने वक्त लिया, खत्म हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, ये केस कमीशन ने लिया, एक माजी मुख्यमंत्री के सामने एक केस कमीशन ने लिया, पर कहां पड़ा हुआ ये अभी हर एक कोर्ट में प्रसार होके फिर फाइनल उसका जजमेंट निकलेगा। कितने साल लगेंगे पता नहीं, 15 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, तो किसको डर है? कायदे से किसी को डर इसीलिए नहीं है तो कायदा समय से काम नहीं करता है। जी हाँ राजीव, हाँ गोपाल स्वामी साहब, एक सेकंड, मुहिम चलानी राजीव आप क्या कह रहे हैं? जुडिशियल रिफॉर्म करिए। इसके लिए एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि जो इलेक्शन कानून को जो वायलेट करता है उसका केस फास्ट ट्रैक सारे स्टेक होल्डर को मिल करके एक मुहिम चलानी पड़ेगी। सुधांशु जी, बिल्कुल आखिरी 30 सेकंड आपके लिए। फास्ट ट्रैकिंग करिए, स्वागत रहेगा, ताकि लोगों को कानून का उल्लंघन करने का कोई ना मौका मिले ना उसका कानून का डर बैठना चाहिए। लेकिन ये व्यापक चर्चा है, इसको गंभीरता से लीजिए। गलत है व्यवस्था, हाँ गलत है। समाधान क्या है? समाधान है स्टेट फंडिंग। जब तक आप स्टेट फंडिंग के लिए आवाज उठाएंगे तब तक ये व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं। फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी होने की भी जरूरत है। बिना ट्रांसपेरेंसी के स्टेट फंडिंग नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर, वक्त की कमी है, लेकिन आप सभी लोग इसके बड़े भारी विशेषज्ञ हैं। फंड जब आएगा तब तो ट्रांसपेरेंसी होगी ना। मौके पर दोबारा जरूर करेंगे। पहले फंड आएगा तब तो ट्रांसपेरेंसी होगी। ये कहां से पता लगेगा? पहले पता चलोगे। यहाँ पर सुझाव है सर, माफ करिएगा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है मेरे पास। मुझे मेरे 30 सेकंड स्टेट देगा तो और कहां से पता लगेगा? और वो ये है सुधांशु जी, स्टेट पैसे देगा तो और कहां से पता लगेगा? मिल करके चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इसका एक समाधान ढूंढा जा सकता है। स्टेट फंडिंग के बहुत सारे मॉडल मौजूद हैं पश्चिमी देशों में, इस तरह के मॉडल हैं जिससे हम कुछ लर्निंग ले सकते हैं। और सरकार के तरफ की फंडिंग अगर होती है, इस डेमोक्रेसी को परिष्कृत करने के लिए अगर हमको 35,000 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ता है तो इस देश के लिए ये बहुत ही मामूली खर्च है। लेकिन भ्रष्टाचार की शुरुआत को रोकने के लिए सबसे जरूरी खर्च है ये। आप सभी मेहमानों का इस बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं पैनल से हम इस बातचीत को आगे भी जारी रखें। फिलहाल मेरा वक्त खत्म हुआ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।